Hello everyone, welcome back to the channel. So in last class we discussed all the concepts related to cluster analysis, and now in today's part we will discuss how to conduct cluster analysis using SPSS. So SPSS is a statistical software. It is used for quantitatively analyzing the data. So we will use a hypothetical sample data set and we will understand how to do agglomerative hierarchical clustering using SPSS. So I have formulated a sample variable. You can see here. So we asked consumers to express their degree of agreement with the following statements on a 7-point Likert scale, meaning where 1 is disagree and 7 is agree. I have created another separate video explaining what is Likert scale and what are other types of scales. I will provide the link on the I button. You can watch that video for more conceptual clarity. So now we had collected data from consumers on a 7-point Likert scale, and these are the variables these are the question we asked from the consumers. So the questions becomes our variable. So we named our variable from V1 to V6. Okay, so the first question we asked is like, how do you prefer buying products that are environmentally friendly? Then I'm willing to pay more for sustainable products. Then I consider. So pertaining to these questions, we asked consumers to mark their score on 1 to 7 on a Likert scale. So let's see the data set. So आप देख सकते हैं ये एक्सेल सीट में हमने रिस्पॉन्सेस कलेक्ट करे हैं, सर्वे क्वेश्चनर है। इन टोटल हमने 80 रिस्पॉन्सेस कंज्यूमर से कलेक्ट करे, 80 कंज्यूमर से उन्हें हमने यूनिक आईडीज असाइन कर दी फ्रॉम 1 टू 80। ये रिस्पॉन्डेंट की आईडी है। एंड जो ये आप V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6 देख रहे हैं, ये हमारे 6 वेरिएबल्स हैं, यानी जो 6 क्वेश्चंस हमने उनसे पूछे थे सर्वे में, तो ये हमारे वेरिएबल्स हैं। एंड उन्होंने 1 टू 7 के स्केल पे रेट करा था, यानी अगर किसी को क्वेश्चन 1 को अगर वो 1 टू 7 पे 5 रेट करते हैं, तो फिर उस कॉन्टिनम पे वो स्ट्रांगली डिसएग्री एंड एग्री के कॉन्टिनम पे कहाँ लाई करता है, मींस न्यूट्रल है, एग्री है। तो ये ऐसे कुछ है। किसी ने 7 रेट करा किसी क्वेश्चन को, वेरिएबल 4 या क्वेश्चनर के 4th आइटम को। तो ये कुछ रिस्पॉन्सेज हमने कैलकुलेट करे, गैदर करे। अब हम इसको एसपीएसएस में इंपोर्ट करेंगे और वहां पे हम हायरार्किकल क्लस्टरिंग एनालिसिस करेंगे। अच्छा, मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम हायरार्किकल क्लस्टरिंग में भी एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग करने वाले हैं और हम वर्ड्स मेथड को फॉलो करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था कि हायरार्किकल क्लस्टरिंग एग्लोमरेटिव और डिविजिव होती है, तो हम एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग एंड उसमें भी हम वेरिएंस मेथड के वर्ड्स प्रोसीजर को फॉलो करने वाले हैं। ओके, हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था कि कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो अब हम एसपीएसएस को ओपन करते हैं और वहां पे डायरेक्टली डेटा सेट को इंपोर्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एसपीएसएस का टैब हमने ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करेंगे। आप मैनुअली भी इंटर कर सकते हैं। वेरिएबल व्यू में आप फर्स्टली वेरिएबल्स को साइन करेंगे, देन आप यहाँ पे डेटा को एंटर कर सकते हैं डेटा व्यू में। हम यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करें, तो उसके लिए आप फाइल पे क्लिक करिए, इंपोर्ट डेटा, देन एक्सेल। यहाँ से आपने जहां भी सेव करा होगा आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्टिंग में एक अच्छी बात ये रहती है कि यहाँ पे मिसिंग डेटा या डेली रॉन्गफुल डेटा के कोई चांसेस नहीं होते हैं। अच्छा, ये हमारी एक्सेल शीट पे शीट 1 पे आप देख सकते हैं, ये ओवरव्यू है हमारे डेटा का। इसको हम ओके पे क्लिक करते हैं। अच्छा, फर्स्ट रो में लेबल्स है तो इसलिए हमने इस पे यस पे टिक मार्क करा है। एंड आप देख सकते हैं वेरिएबल सॉरी डेटा लोड हो चुका है। यहाँ पे कोई भी मिसिंग डेटा नहीं है, आप इसको विजुअली ऑब्जर्व कर सकते हैं। 80 रिस्पॉन्सेज हमारे थे, सारे यहाँ पे लोड हो चुके हैं इन वेरिएबल्स 1 टू 6 हैं। अच्छा, ये हमारे वेरिएबल्स हैं, रिस्पॉन्सेज एंड रिस्पोंडेंट आईडीज एंड वेरिएबल 1 टू 6। हम इन 1 टू 6 वेरिएबल्स के फैक्टर एनालिसिस सॉरी क्लस्टर एनालिसिस करने वाले हैं। तो अब हम सिंपली इस एनालाइज टैब पे क्लिक करेंगे एंड वी विल सर्च फॉर क्लासीफाई। क्लासीफाई करके ये टैब दिखेगा आपको। देन क्लासीफाई में भी आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स मेथड है। के मींस क्लस्टरिंग, टू स्टेप क्लस्टर। वी नीड
to click on hierarchical clustering. Okay, so click on this. कुछ ऐसा सा बॉक्स ओपन होगा, तो इसमें आप देख सकते हैं हमारे वेरिएबल्स सारे हैं। अब जिन वेरिएबल्स की हमें क्लस्टरिंग करनी है उसको हम इस वेरिएबल आइटम बॉक्स, जो रेड कलर का आउटलाइन बॉक्स है, इसमें हम ट्रांसफर करेंगे। उसके लिए आप वेरिएबल्स पे क्लिक करिए, V1 पे, एंड इस एरो पे क्लिक करिए, V1 देन वेरिएबल 2 पे। ऐसे आप देख रहे हैं वेरिएबल्स हमारे मूव कर रहे हैं। देन V6 हमारे ऑल 6 वेरिएबल्स इस बॉक्स में मूव कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। देन हमें स्टैटिस्टिक्स टैब पे क्लिक करना है, जो टॉप राइट साइड में है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्लोमरेशन शेड्यूल या एग्लोमरेशन मेथड फॉलो हो रहा है, तो ऑलरेडी टिक मार्क है, तो हम उस पर कंटिन्यू करेंगे। देन वी विल क्लिक ऑन प्लॉट्स टैब। अच्छा, प्लॉट्स में हमें डेंडोग्राम हमें चाहिए, तो हम डेंडोग्राम पे टिक मार्क करते हैं। अच्छा, उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। मेथड्स में हमने डिस्कस करा था कि हम वर्ड्स मेथड को फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट है, नियरेस्ट नेबर मेथड, फर्दर नेबर मेथड, सेंट्रॉइड क्लस्टरिंग। हम वर्ड्स मेथड को फॉलो करने वाले हैं। और जो डिस्टेंस मेजर होने वाला है वो है स्क्वायर्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस। हमने डिस्कस करा था कि डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स हैं डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं, हमने डिस्कस करा था यूक्लिडियन डिस्टेंस, स्क्वायर्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस, देन चेबचेव डिस्टेंस, देन मैनहट्टन। तो आप यहाँ से उन डिस्टेंस को आप देख सकते हैं, आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्क्वायर्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस मेथड को प्रिफर करने वाले हैं। एंड देन वी विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। अच्छा, उससे पहले हमने ये भी डिस्कस करा था कि हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। तो आपको अगर स्टैंडर्डाइजेशन मेथड फॉलो करना है, तो आप यहाँ से जी स्कोर या रेंज वाले मेथड फॉलो कर सकते हैं अपने डेटा को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। अच्छा, हमारे जो डेटा सेट था यहाँ पे एक ही स्केल यूज हुई थी, तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन की कोई नीड नहीं है, तो हम इसको नन पे रहने देंगे। एंड वी विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो हमने स्टैटिस्टिक्स पे करा क्लिक, प्लॉट्स पे करा, मेथड पे क्लिक करा। अच्छा, सेव जो है उसको ऐसे ही रहने देंगे, जो एज इट इज है उसको हम ऐसे ही लीव कर देंगे। एंड देन वी विल क्लिक ऑन ओके। एंड आप देख सकते हैं कि ये हमारा रिजल्ट हमें ऑब्टेन हो चुका है क्लस्टर एनालिसिस का। ये डेंडोग्राम है, ये आइसेकल चार्ट है, ये हमारा एग्लोमरेशन शेड्यूल है, एंड ये हमारी केस प्रोसेसिंग समरी है। अब इनको हम वन बाय वन एनालाइज करेंगे। तो वी नो कि हमारे पास 80 रिस्पॉन्सेज थे, तो एन हमारे पास 80 होगा। इट मींस जो वैलिड केसेस हैं वो 80 हैं, यहाँ पे मिसिंग केसेस 0 है। यानी हमारे डेटा सेट का 100% रिस्पॉन्डेंट एनालिसिस में इंक्लूड हुआ है। किसी भी रिस्पॉन्डेंट को मिसिंग डेटा की वजह से एक्सक्लूड नहीं किया गया। आप इस टेबल को देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी एक्सक्लूडेड डेटा नहीं है, हमारा एक्सक्लूडेड वेरिएबल। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लस्टर एनालिसिस के रिजल्ट उन्हीं केसेस के बेसिस पर कैलकुलेट होते हैं जो एनालिसिस में एक्चुअली इंक्लूडेड होते हैं। तो आप इस टेबल को देख के ये इन्फर कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सारे वेरिएबल्स इंक्लूडेड हैं। नंबर ऑफ जो रिस्पॉन्सेज हैं 80, ये सारे इंक्लूडेड हैं, कोई भी मिसिंग या एक्सक्लूडिंग डेटा नहीं है, 100% है हमारा डेटा। तो आप इस टेबल को ऑब्जर्व कर सकते हैं देख के। अच्छा, इसके बॉटम में ये भी लिखा है कि एनालिसिस में स्क्वायर्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस मेजर यूज किया गया है एंड वर्ड लिंकेज मेथड अप्लाई किया गया है। तो इससे ये भी क्लैरिटी मिलती है। आप रिपोर्ट कर सकते हैं अपने एनालिसिस में, चाहे आप डिसर्टेशन लिख रहे हो, थीसिस लिख रहे हो, या रिसर्च पेपर लिख रहे हो। ओके, तो हम नेक्स्ट टेबल को एनालाइज करेंगे, एग्लोमरेशन शेड्यूल को। इसको क्रिएट करने के लिए वर्ड लिंकेज मेथड फॉलो किया गया है। आप देख सकते हैं ये 79 तक है, नंबर ऑफ स्टेजेस 79 है, 1 to 79। तो अगर आपको याद है कि हमने थ्योरी में डिस्कस करा था कि एग्लोमरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग में इनिशियली हर रिस्पोंडेंट अपने सेपरेट क्लस्टर में होता है। हमारे पास 80 रिस्पोंडेंट्स हैं, तो स्टार्टिंग में 80 रिस्पोंडेंट इज इक्वल टू 80 इंडिविजुअल क्लस्टर्स। एंड अब एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप सिमिलर रिस्पोंडेंट्स या क्लस्टर को कंबाइन करेगा, और हर स्टेज पर एक नया कॉम्बिनेशन होगा। यानी इवेंचुअली 80 क्लस्टर से हमें एक क्लस्टर मिलेगा, मतलब 89, 80 क्लस्टर, देन 79, देन 78, 77, ऐसे करते करते लास्ट में हम 1 क्लस्टर्स पे पहुंच जाते हैं।
तो एसपीएसएस के एग्लोमेरेशन शेड्यूल पे हर स्टेज पर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन से क्लस्टर कंबाइन हुए हैं और किस डिस्टेंस या कोफिशिएंट पर कंबाइन हुए हैं। यानी आप देख सकते हैं कौन से दो क्लस्टर्स कंबाइन हुए हैं साथ में और किस कोफिशिएंट या डिस्टेंस पर कंबाइन हुए हैं। हम 1 to 79 स्टेजेस पर कॉम्बिनेशंस को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेज वन को समझते हैं। सब चलिए, तो स्टेज वन में जो क्लस्टर वन है वो है रिस्पोंडेंट 18 का और क्लस्टर टू बना है रिस्पोंडेंट 40 का और इसकी कोफिशिएंट है 0.000। तो इसका मतलब है कि व्हाट्स प्रोसीजर के अकॉर्डिंग इनिशियल स्टेज पर रिस्पोंडेंट 18 और रिस्पोंडेंट 40 को कंबाइन किया गया है और यहाँ कोफिशिएंट 0.000 है जो इंडिकेट करता है कि फर्स्ट मर्जिंग स्टेप पर विद इन क्लस्टर एरर सम ऑफ स्क्वायर्स में इंक्रीज 0 का था। ओके, देन अगर हम सेकेंड स्टेज को देखें तो रिस्पोंडेंट 838 और रिस्पोंडेंट 52 एक साथ कंबाइन हुए हैं और इनकी जो कोफिशिएंट है वो है 0.500। एंड फिर स्टेज थ्री में आप देख सकते हैं रिस्पोंडेंट 43 एंड रिस्पोंडेंट 51 कंबाइन हुए हैं और इनकी कोफिशिएंट है 1.000। तो इसी तरह एग्लोमरेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू होता है और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अर्ली स्टेज में जनरली जो रिलेटिवली सिमिलर क्लस्टर्स हैं वो कंबाइन हुए हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि 18 और 40 जो रिस्पोंडेंट्स हैं ये काफी सिमिलर हैं एक दूसरे से और ऐसे ही रिलेटिवली सिमिलर इनिशियली कंबाइन हुए हैं और एंड तक जाते जाते ये जो क्लस्टर्स हैं 1 और 3 आप देख सकते हैं ये काफी डिसिमिलर हैं। यानी इनिशियली जो क्लस्टर्स होंगे ये दो क्लस्टर्स काफी सिमिलर हैं, ये सिमिलर है, सिमिलरिटी थोड़ी थोड़ी रिड्यूस होते होते लास्ट तक पहुंचते पहुंचते डिसिमिलरिटी की ओर हम चले जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 1 2 काफी डिसिमिलर है, 1 3 काफी डिसिमिलर है, 2 5 काफी डिसिमिलर है। ओके, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट अभी हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में और डिटेल में। उससे पहले हम समझते हैं कोफिशिएंट्स की वैल्यूज को। इस कोफिशिएंट के कॉलम को समझते हैं। तो वर्ड्स मेथड में कोफिशिएंट को ब्रॉडली क्लस्टरिंग प्रोसेस के ड्यूरिंग विद इन क्लस्टर एरर सम ऑफ स्क्वायर्स में इंक्रीज के कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट किया जाता है। यानी जैसे जैसे हम क्लस्टर्स को मर्ज करते हैं कोफिशिएंट जनरली इंक्रीज होती जाती है। से आपके आउटपुट में इनिशियल स्टेज पे कोफिशिएंट रिलेटिवली लो है, 0.00 है, देन 0.500, फिर 1 है। और आप ये देख सकते हैं कि ग्रेजुअली ये वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं 1 2 3 7 8 9 10 और एनालिसिस के फाइनल स्टेज में कोफिशिएंट में काफी लार्ज इंक्रीज आप देख सकते हैं। अब देखिए ये कहाँ 0.00 से स्टार्ट हुआ था और ये कहाँ 1179.488 तक पहुंचे कोफिशिएंट की वैल्यू। आप 79 स्टेज को 75 स्टेज को देखिए 302.320, देन 76 332, देन 77 स्टेज 411, देन 78 पे 653, देन डबल हो गया ये 78 से 79 में 1179 हो गया। तो यहाँ हमें एक क्लियर इंक्रीज देखने को मिलता है स्पेशली लेटर स्टेजेस में। तो ये जो कोफिशिएंट की इंफॉर्मेशन है ये हमें नंबर ऑफ क्लस्टर्स डिसाइड करने में काफी हेल्प करती है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है क्लस्टरिंग में होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स होने चाहिए, डिसाइडिंग द नंबर ऑफ क्लस्टर्स। क्या हमें 2 क्लस्टर रखने चाहिए या 3 रखने चाहिए या 4 रखने चाहिए। तो यहाँ कोई सिंगल फिक्स्ड रूल नहीं होता। यहाँ रिसर्चर को स्टैटिस्टिकल आउटपुट के साथ रिसर्च कॉन्टेक्स्ट और प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन को भी कंसिडर करना होता है फॉर डिसाइडिंग द नंबर ऑफ क्लस्टर्स जो कि सुटेबल और अप्रोप्रिएट हो। जैसे आप देख सकते हैं जो हमारा एग्लोमरेशन शेड्यूल है तो लेटर स्टेजेस में जो कोफिशिएंट्स है इसकी वैल्यू काफी इंक्रीज कर रही है। जैसे आप स्टेज 76 पे देखिए उसकी कोफिशिएंट की वैल्यू 332.436। स्टेज 77 पे देखिए आप 411.538। स्टेज 78 पे देखिए आप 653.515। स्टेज 79 पे देखिए डबल हो गई वैल्यू 1179.488।
तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे नोटिसेबल जंप है, हायर जो सबसे इंक्रीज अमाउंट का जंप है वो है 78 से 79 के बीच में। और अब अराउंड डबल इंक्रीज हो गया, 653 से 1179 तक वैल्यूज पहुंच गई हैं कोफिशिएंट की। यानी फाइनल मर्ज पर कोफिशिएंट में बहुत लार्ज इंक्रीज हुआ है। और ये होता है जब आप क्लस्टरिंग करते हैं। तो हमने डिस्कस करा था कि इनिशियली कोफिशिएंट काफी लो होता है क्योंकि सिमिलर क्लस्टर्स कंबाइन होते हैं, देन लेटर आते आते एंड तक सिमिलर क्लस्टर्स साथ में कंबाइन होते हैं तो कोफिशिएंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। तो इस टाइप के लार्ज जंप को देखकर एक रिसर्चर या हम फाइनल मर्जिंग से पहले क्लस्टरिंग सॉल्यूशन को कंसीडर करते हैं। हाउएवर, हम सिर्फ एग्लोमरेशन कोफिशिएंट के बेसिस पे फाइनल नंबर ऑफ क्लस्टर्स ऑटोमेटिकली डिसाइड नहीं करते हैं। हमें डेंडोग्राम और क्लस्टर साइजेस को भी एग्जामिन करना चाहिए, ये डिसाइड करने करने के लिए कि कौन से कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स अप्रोप्रिएट या सुटेबल होंगे। हम सिर्फ कोफिशिएंट्स के वैल्यू देख के नहीं डिसाइड कर सकते सिर्फ इंडिविजुअल या अलोन, हमें डेंडोग्राम को भी इंटरप्रेट करना होगा। तो हम डेंडोग्राम के इंटरप्रिटेशन को देखते हैं। हमने डिस्कस करा था कि डेंडोग्राम एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, तो आप देख सकते हैं ये। अच्छा, डेंडोग्राम की साइज उतनी ही बड़ी होगी जितने नंबर ऑफ वेरी रिस्पॉन्सेज होंगे। हमारे पास 80 रिस्पॉन्सेज हैं, तो आप डेंडोग्राम देख सकते हैं कितना इन बड़े साइज में बना है। तो डेंडोग्राम हायरार्किकल क्लस्टरिंग का एक ट्री लाइक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। हमने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जब हम कर रहे थे तो हमने डिस्कस करा था कि डेंडोग्राम एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसे हम लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं। तो अभी हम इसको रीड करने वाले हैं इस डेंडोग्राम को। तो आप देख रहे हैं इस डेंडोग्राम की जो वर्टिकल लाइंस हैं ये इंडिकेट करती हैं कि कौन से क्लस्टर्स मर्ज हो रहे हैं। ओके, ये। और जो हॉरिजॉन्टल स्केल हमें ये बताता है कि क्लस्टर्स अप्रोक्सीमेटली किस रीस्केल्ड डिस्टेंस पर कंबाइन हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितना ज्यादा डिस्टेंस पर क्लस्टर्स मर्ज होते हैं उतनी ही ग्रेटर डिसिमिलरिटी उन क्लस्टर्स के बीच इंडिकेट हो सकती है। तो आप डेंडोग्राम में आप देख सकते हैं कि फाइनल स्टेजेस पर रिलेटिवली लार्जर डिस्टेंसेस पर क्लस्टर्स कंबाइन हुए हैं या होते हुए दिख रहे हैं। ओके, आप देख सकते हैं 73 देन 55 ऐसे। और एग्लोमरेशन शेड्यूल में भी हमने ये ऑब्जर्व करा था कि लेट स्टेज पर कोफिशिएंट इंक्रीज हो रही हैं। और डेंडोग्राम भी हम देख सकते हैं कि फाइनल स्टेज पर रिलेटिवली लार्ज डिस्टेंसेस पर क्लस्टर्स कंबाइन हो रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डेंडोग्राम और एग्लोमरेशन शेड्यूल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट है। तो हम ये इन दोनों को एक साथ देख के ऑब्जर्व करके ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स होंगे। इन दोनों को साथ में देखना काफी यूजफुल होता है। ओके, सो हम बेस्ड ऑन द लार्ज इंक्रीज इन द एग्लोमरेशन कोफिशिएंट एट लेटर स्टेजेस जो कि हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करी, एंड अलोंग विद द डेंडोग्राम we can consider a smaller number of clusters। हम ये इन्फर कर रहे हैं अभी। For the purpose of this analysis we will examine a three cluster solution and then we will interpret the cluster profiles। मतलब हमने यहाँ पे ये देखा कि लार्ज लेटर स्टेज में कोफिशिएंट्स इंक्रीज हो रहे हैं एंड डेंडोग्राम भी लेटर स्टेजेस फाइनल स्टेजेस में कंबाइन हो रहा है। तो हम यहाँ पे जो ऑप्टिमल क्लस्टर्स होंगे हम ये डिसाइड हमने करा कि 3 क्लस्टर हम फॉर्म करेंगे। 3 क्लस्टर वुड बी सुटेबल एंड अप्रोप्रिएट फॉर आवर एनालिसिस। तो हमने फाइनल नंबर ऑफ क्लस्टर्स डिसाइड कर लिया और कौन से रिस्पोंडेंट किस क्लस्टर में असाइन होंगे ये भी डिसाइड कर लिया। अब होता है कि
इंटरप्रेट और प्रोफाइल करना क्लस्टर्स को, यानी हम यहाँ पे क्लस्टर सेंट्रॉइड्स को एग्जामिन करते हैं। क्लस्टर सेंट्रॉइड्स बेसिकली हर क्लस्टर में इंक्लूडेड रिस्पोंडेंट के वेरिएबल्स के मीन स्कोर को रिप्रेजेंट करता है। हमने डिस्कस करा था सेंट्रॉइड के बारे में। तो सपोज करिए हमारे केस में 6 वेरिएबल थे, तो हम इन 6 वेरिएबल्स के स्कोर्स को कंपेयर करेंगे। हम इन 6 वेरिएबल के स्कोर को कंपेयर करेंगे, और अगर किसी क्लस्टर में वेरिएबल 1, वेरिएबल 3, सपोज करिए वेरिएबल 4 और वेरिएबल 6 के मीन स्कोर हाई हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस क्लस्टर के रिस्पोंडेंट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को स्ट्रांगली कंसिडर करते हैं। अगर किसी क्लस्टर में V1 की मीनिंग आप देखिए, V3 की आप मीनिंग देखिए, V4 की मीनिंग देखिए और V6 की आप मीनिंग देखिए, और इनके बीच के स्कोर्स काफी हाई हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हम इनको इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, इस स्टेज पे हम प्रोफाइलिंग करते हैं क्लस्टर्स की, उसकी इंटरप्रिटेशन करके, एंड देन नेक्स्ट स्टेज में हम उसकी नेमिंग करते हैं। यानी सेंट्रॉइड्स एग्जामिन करने के बाद हम क्लस्टर्स को मीनिंगफुल नेम्स असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक क्लस्टर के रिस्पोंडेंट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हैं, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के लिए एक्स्ट्रा पे करने के लिए रेडी है, सपोज करिए एनवायरमेंटल इंपैक्ट को कंसीडर करते हैं, इको फ्रेंडली पैकेजिंग को सपोर्ट करते हैं, और सस्टेनेबल ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं, सपोज करिए, तो हम उस क्लस्टर को नाम दे सकते हैं लाइक सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेड कस्टमर्स या स्ट्रांगली सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेड कस्टमर। देन उसी तरह अगर कोई दूसरा क्लस्टर्स है, उसको हम मॉडरेटली सस्टेनेबिलिटी कॉन्शियस कंज्यूमर्स क्लासिफाई कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं। देन किसी और क्लस्टर, थर्ड क्लस्टर को लो सस्टेनेबिलिटी इन्वॉल्वमेंट कंज्यूमर्स की तरह क्लासिफाई कर सकते हैं, हम उसको लेबल कर सकते हैं। तो हम सेंट्रॉइड्स को ऑब्जर्व करके हम उसकी एक्चुअल लेबलिंग करते हैं। ओके, देन हम क्लस्टर इंटरप्रिटेशन के बाद हम क्लस्टर्स को प्रोफाइल भी करते हैं, यानी हम एडिशनल वेरिएबल्स के बेसिस पर चेक कर सकते हैं कि डिफरेंट क्लस्टर्स में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, या अदर कोई डेमोग्राफिक या साइकोग्राफिक इंफॉर्मेशन आपके पास है या वेरिएबल है, तो हम उसको भी ऑब्जर्व करके प्रोफाइलिंग कर सकते हैं उस क्लस्टर की। फॉर एग्जांपल हम एनालाइज कर सकते हैं कि क्या यंगर कंज्यूमर सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेड क्लस्टर में ज्यादा है या नहीं है, तो हम ऐसे प्रोफाइलिंग भी कर सकते हैं। तो अगर हम एक बार रिवाइज करें क्लस्टर एनालिसिस के स्टेप्स को, तो हमने प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर ली, हमने डिस्टेंस मेजर को सेलेक्ट कर लिया, हमने क्लस्टरिंग प्रोसीजर भी सेलेक्ट कर लिया, हमने डिसीजन भी ले लिया कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स होंगे, हमने इंटरप्रेट और प्रोफाइल भी कर लिया क्लस्टर्स को। अब नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है वो है असेस द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। तो क्लस्टरिंग सॉल्यूशन का रिलायबिलिटी और वैलिडिटी टेस्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चेक करना। अच्छा, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, इससे भी रिलेटेड मैंने एक वीडियो क्रिएट करी है, मैं आई बटन पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, यू कैन सी देयर। तो हमने देखा है कि क्लस्टर एनालिसिस में जो काफी डिसीजंस होता है वो हमारी विल पे डिपेंड करता है, हमारे जजमेंट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हम वेरिएबल्स कौन सा सेलेक्ट करने वाले हैं, हम कौन सा डिस्टेंस मेजर सेलेक्ट करने वाले हैं, हम कौन सा क्लस्टरिंग मेथड सेलेक्ट करने वाले हैं, हम कितने नंबर ऑफ क्लस्टर सेलेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि हम हायरार्किकल क्लस्टरिंग फॉलो कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हमारे जजमेंट पे डिपेंड कर रही हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे ब्लाइंडली उस क्लस्टर सॉल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर लेना है, हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है, और उस स्टेबिलिटी की को चेक करने के लिए हम डिफरेंट अप्रोचेस को यूज कर सकते हैं। क्या वो कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं, उसके डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हैं। लाइक हम कोई डिफरेंट डिस्टेंस मेजर यूज कर सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस करा था कि डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के मेजर्स हैं। लाइक हमने यूक्लिडियन पे चेक करा था, अब हम मैनहट्टन डिस्टेंस मेजर यूज कर सकते हैं। हम सेम डेटा पर डिफरेंट डिस्टेंस मेजर यूज करके
रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। हम डिफरेंट क्लस्टरिंग मेथड को यूज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे वॉट्स मेथड को यूज करा था, हम कोई और मेथड यूज कर सकते हैं, लिंकेज मेथड या सेंट्रॉइड मेथड, या हम सैंपल को स्प्लिट कर सकते हैं 40-40, 80 रिस्पॉन्सेज है तो 40-40, देन हम इंडिविजुअली उसको कंपेयर करेंगे दोनों को। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसको हम यूज करके हम उसकी सैम्पलिंग की सॉरी क्लस्टरिंग की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी टेस्टिंग करते हैं। ओके, सो आई होप कि एसपीएसएस में कैसे क्लस्टर एनालिसिस करते हैं और कैसे इन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं और नंबर ऑफ क्लस्टर्स हम इन्फर करते हैं कितने होने चाहिए, ये क्लियर होगा आपको। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करिए, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। एंड आपको ये नोट्स और सैंपल डेटा सेट और कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इसको स्कैन करके मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।